हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कमिंग ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, मुगल के बाद ही या मुगल के ड्यूरिंग दैट मुगल स्टेज ओनली यूरोपियंस आना स्टार्ट हो जाते हैं यूरोप से। और इनकी अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़। वो आते हैं 1498 को। उसके बाद आते हैं डच आते हैं 1602। उसके बाद इंग्लिश, ब्रिटिश, ये आते हैं 1608 को। और डेनिस आते हैं, डेनमार्क 1616 को। और उसके लास्ट में आते हैं फ्रेंच 1664। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप लास्ट में, जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है पीडीएफ से। तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा याद कि पीडीएफ, पी से पुर्तगीज़, जी से आपका पीडीएफ, जी एफ से आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच, और डी से आपका हो गया डच। ठीक है, डच पीडीएफ। तो फर्स्ट आपका हो गया पी और पुर्तगीज़, डी से डच, और डच के बाद ही आपके यहाँ पे आते हैं इंग्लिश और डेनिस, फिर लास्ट में फ्रेंच। तो पीडीएफ से आपको कम से कम फर्स्ट और लास्ट याद रहेगा ज़रूर। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स हैं काफ़ी ओल्ड हैं, और लैंड रूट आइदर ये काफ़ी ओल्ड है वाया द लैंड रूट आइदर थ्रू ऑक्सस वैली और सीरिया और इजिप्ट। ठीक है, बट द न्यू सी रूट वाया द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाई वास्को द गामा इन 1498। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इनिशियली लैंड रूट से तो सबको मालूम था, बट सी रूट जो है डिस्कवर होने के बाद यूरोपियंस का आना स्टार्ट हो गया था। अगर हम देखें तो सपोज़ करिए ये अगर यूरोप है और ये है आपका अफ्रीका, तो यहाँ पर है आपका केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इससे पहले क्या होता था, सपोज़ ये इंडिया है और यहाँ पर तो ये लैंड मास से लोग आते थे या लैंड से आते थे, लैंड रूट से। ठीक है, ये जो रूट है यूरोपियंस का आने का, यहाँ से ही है सी रूट। तो सी रूट की डिस्कवरी वास्को द गामा ने किया था, केप ऑफ गुड होप से वहाँ से आए थे। 1498 में वास्को द गामा आते हैं। मैनी ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया। उसके बाद कई सारी ट्रेडिंग कंपनीज आती हैं और अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टेब्लिश करते हैं। दे इंटर्ड इंडिया एज अ ट्रेडर एट द आउटसेट, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम, पहले तो स्टार्टिंग ये ट्रेडर की तरह आते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है ये इंडल्ज करने लगते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में, और फाइनली अपनी कॉलोनीज जो है बना लेते हैं इंडिया के अंदर। कमर्शियल अगर राइवलरी देखा जाए तो यूरोपियन जो पावर्स हैं लेड टू द पॉलिटिकल राइवलरी। ठीक है, और अल्टीमेटली यूरोपियन पावर्स अपने आप में ही इन्होंने मतलब इंडिया के अंदर ही फ्रेंच और ब्रिटिश खासकर राइवल थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे कि कौन यहाँ पर डोमिनेट करेगा इंडिया के अंदर। अल्टीमेटली पर हम देखते हैं एट द एंड ब्रिटिश जो है सक्सीड होते हैं स्टेब्लिशिंग देयर रूल इन इंडिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पुर्तगीज़ के बारे में। ठीक, तो पुर्तगीज़ ट्रैवलर वास्को द गामा जैसे बात की कि 1498 को आए थे कैलीकट पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक, और वहाँ पर जमोरिन जो है जमोरिन होते हैं रूलर ऑफ कैलीकट, वो उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, और ही रिटर्न टू पुर्तगाल इन नेक्स्ट ईयर। और फिर जो वास्को द गामा है अगले साल ही पुर्तगाल वापस चले जाते हैं। और उसके बाद आते हैं गैब्रियल अल्वारेज गैब्रियल 1500 में, और दूसरी बार फिर से वास्को द गामा आते हैं 1502 में। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जब वास्को द गामा पहली बार आए थे तो यहाँ से वो ब्लैक पेपर लेके गए थे, ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च, और काली मिर्च का यूज़ नॉनवेज वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जब ये लेके गए और वहाँ पे उन्होंने बेचा तो 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिला, 60 टाइम्स ज़्यादा उनको वैल्यू मिली। तो काफ़ी शॉक्ड थे कि इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो फिर से यहाँ पर वास्को द गामा वापस आए थे 1502 में। और ट्रेडिंग स्टेशन देखें तो पुर्तगीज़ ने कैलीकट कहाँ पे आपका, तमिलनाडु, कन्नूर और कोची। ठीक है, कोची केरला। तो यहाँ पर इन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टेशन स्टेब्लिश किए थे। फर्स्ट गवर्नर जो था पुर्तगीज़ के वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक, लेटर क्या होता है, अल्बुकर्क आते हैं। तो पहले गवर्नर कौन होते हैं, अल्मीडा, दूसरे होते हैं अल्बुकर्क। और ये गवर्नर जो है ये इस अपना पुर्तगीज़ टेरिटरी स्टेब्लिश करते हैं। अल्बुकर्क 1510 में, 1510 में ये कैप्चर्ड कर लेते हैं गोवा को बीजापुर के रूलर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इवेंट है कि कैप्चरिंग ऑफ गोवा फ्रॉम बीजापुर। और इसको कौन करते हैं, अल्बुकर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अल्मीडा पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क उसके बाद आते हैं, अल्मीडा फिर अल्बुकर्क। गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पुर्तगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया देयर आफ्टर। उसके बाद गोवा को कैपिटल बनाया जाता है। पुर्तगीज़ गोवा को कैपिटल बनाते हैं पुर्तगाल के गवर्नर, उनको नाम होता है गोदेहू, ये बनाते हैं गोवा को कैपिटल।
गोवा को कैप्चर जो है अल्बुकर कर लेते हैं बीजापुर पर, गोवा कैपिटल नहीं बनती उनके समय। कैपिटल कौन बनाता है? गोदेहू बनाते हैं, ठीक है। अल्बुकर कैप्चर्ड मलक्का को भी कैप्चर कर लेते हैं, और सीलोन, सीलोन को श्रीलंका बोलते थे। ही ऑल्सो बिल्ट फोर्ट इन कैलिकट, कैलिकट में भी एक फोर्ट बनाते हैं। ही इनकरेज हिज कंट्री मैन टू मैरी इंडियन वुमेन, ठीक है। अल्बुकर डाइड 1515 में अल्बुकर की मौत हो जाती है। लिविंग पोर्तुगीज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर, उस समय पुर्तगीज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर होती है इंडिया में। सक्सेसर अगर देखें अल्बुकर के स्टेब्लिश लाइक पुर्तगीज सेटलमेंट्स दमन, तो जितने भी और भी अल्बुकर के बाद आते हैं जो गवर्नर और भी रूलर्स जो पुर्तगीज़ के, वो दमन एंड दीव, या दमन में हम बात करें, दमन में अपना सेटलमेंट बनाते हैं। सालसेट और बॉम्बे में भी अपनी ये सेटलमेंट जो है बनाते हैं वेस्ट कोस्ट में। एंड सैनथोम नियर मद्रास, मद्रास के पास ही सैनथोम में अपना सेटलमेंट बनाते हैं, ठीक है। हुगली बंगाल में भी बनाते हैं ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ये सेटलमेंट्स थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रखेंगे कहाँ कहाँ पे पुर्तगीज सेटलमेंट्स थे। हाउएवर पुर्तगीज पावर डिक्लाइन इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के एंड में पुर्तगीज जो पावर होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। दे लॉस्ट ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा, दीव एंड दमन, ठीक। तो पुर्तगीज जो है गोवा, दीव और दमन ही उनके पास बचती है, मतलब एट द एंड, ये जो है 3 टेरिटरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन 1602, ठीक है। ये डच जो है आज हम इसको बोलते हैं नेदरलैंड या हॉलैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड। तो ये 1602 में इस्टेब्लिश करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और 1602 में मर्चेंट ऑफ दिस कंपनी केम टू इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं ये लोग। मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नागापट्टनम, चिंसूरा और कासिम बाजार, ठीक। तो मसूलीपट्टनम ये सब सारे आपके आंध्र प्रदेश, पुलिकट ये सब कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सूरत गुजरात हो गया, कराईकल तमिलनाडु में आता है, नागापट्टनम तो आपका भी इसी ईस्टर्न साइड में, चिंसूरा, कासिम बाजार ये सब वेस्ट बंगाल में। 17th सेंचुरी दे वॉन ओवर द पुर्तगीज, 17th सेंचुरी में ये पुर्तगीज से जीत जाते हैं। इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर हो जाते हैं ये लोग डच। पुलिकट जो है वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर और लेटर ऑन रिप्लेस बाय नागापट्टनम, फिर नागापट्टनम इनकी इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाती है डच की। मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी में अगर देखें तो इंग्लिश बिगैन टू एमर्ज एज अ बिग कॉलोनियल पावर, ठीक है। मिडिल ऑफ द जो सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर बन जाते हैं। एंग्लो डच राइवलरी लास्टेड फॉर अबाउट 7 डिकेड्स, 70 साल तक कम से कम एंग्लो डच राइवलरी चलती है, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड द डच लॉस देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश वन बाई वन, और डच जो है लॉस कर देते हैं अपनी टेरिटरीज एक के बाद एक। 90 ब्रिटिश से सारी टेरिटरीज डच हार जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट डच का जो याद रखना है हमें, 1759 में एक बैटल होता है ब्रिटेन और डच के बीच में, डच जो है उसमें हार जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1600 में, बट चार्टर आ गया था, एंड चार्टर वॉज इशूड बाई क्वीन एलिजाबेथ उस समय थी इंग्लैंड की, उन्होंने चार्टर इशू किया था। कैप्टन हॉकिंस पहले हैं, याद रखना फर्स्ट टाइम पहले कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के समय, एंड 1609 में। और परमिशन जो है मांगते हैं कि इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर खोलने के लिए सूरत में, बट वो उनको परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि पुर्तगीज़ भी प्रेशराइज करते हैं मुगल्स को कि नहीं हम पहले आए हुए हैं, इनको नहीं देना, तो उसकी वजह से शायद डिनाई किया जाता है। लेटर ऑन 1612 में जहांगीर जो है इशू कर देते हैं फरमान, परमिशन दे देते हैं, ठीक है, टू द इंग्लिश दैट कि दे कैन इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है इंग्लिश की 1613 में। तो हॉकिंस के बाद जो है, हॉकिंस याद रखना, हॉकिंस आते हैं एक शिप से, उसका नाम होता है हेक्टर नाम होता है शिप का, ठीक है। हॉकिंस के बाद आते हैं थॉमस रो, ठीक है। तो केम टू इंडिया एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, उस समय जेम्स फर्स्ट रूलर होते हैं, उनके एक एज एम्बेसडर जो है थॉमस रो आते हैं इंडिया में, ठीक है। द किंग ऑफ इंग्लैंड उस समय होते हैं, लाइक थॉमस रो जो है, थॉमस रो के समय जेम्स फर्स्ट होते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो उनका एम्बेसडर बनके मुगल कोर्ट में आते हैं थॉमस रो 1615 में, ठीक। ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर, जहांगीर से उनको परमिशन मिल जाती है इस बार, ठीक है, कि ट्रेडिंग फैक्ट्रीज वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं। इंग्लिश जो होते हैं स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ब्रोचअप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चारों जगह जो है ये अपनी फैक्ट्रीज को खोलते हैं 1619 में। पहली फैक्ट्री सूरत में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड, ठीक है। चार्ल्स सेकेंड से इंग्लिश कंपनी को क्या मिल जाता है? बॉम्बे। दादेन किंग ऑफ इंग्लैंड जो होते हैं उस समय चार्ल्स सेकेंड, ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड। इन 1639 में क्या होता है? फ्रांसिस डे फाउंडेड द सिटी ऑफ मद्रास। मद्रास फ्रांसिस डे होते हैं जो वो मद्रास की सिटी को मतलब एक तरीके से फॉर्मेशन वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। वेयर द सेंट
जॉर्ज वॉज बिल्ट, याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका मद्रास में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं ना, फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में है और फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका मद्रास में है। 1619 इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टेब्लिश एट अ प्लेस कॉल्ड सुतानुती बाई जॉब चरनॉक। तो ये बंगाल में ये प्लेस है सुतानुती, जॉब चरनॉक वहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। याद रखना है हमें कि लेटर ऑन ये जो कलकत्ता सिटी है जॉब चरनॉक ही इसको प्लान करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं स्टेब्लिश, कलकत्ता सिटी वॉज स्टेब्लिश बाई जॉब चरनॉक, ठीक। और यहीं पर भी मतलब लेटर ऑन कलकत्ता में ही जैसे मैंने बोला कि फोर्ट विलियम यहाँ पे है, ठीक। लेटर ऑन कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, तो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कलकत्ता रहती है। अभी ध्यान देंगे 1911 को ब्रिटिश की जो कैपिटल है कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाती है, ठीक है। दस बॉम्बे मद्रास कलकत्ता बिकेम द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया, बॉम्बे मद्रास BMC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी इंग्लिश सेटलमेंट्स की इंडिया में, ठीक। अब आते हैं फ्रेंच, तो फ्रेंच की जैसे बोला 1664 में फ्रेंच आ जाते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1664 बाई कॉलबर्ट, कॉलबर्ट इसको फॉर्म करते हैं, मिनिस्टर होते हैं अंडर लुई 14, ये होते हैं रूलर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया स्टेब्लिश इन सूरत, तो हमने देखा कि ब्रिटेन ने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में की थी और फ्रेंच ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्टेब्लिश की, बाई फ्रांसिस कैरो ने किया था, ठीक है। लेटर मरकारा सेटअप अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, ठीक, मराकारा जो होते हैं इनके रूलर फ्रेंच के, वो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। फ्रांकोइज मार्टिन फाउंडेड पौंडीचेरी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पौंडीचेरी सिटी को किसने फॉर्म किया था? फ्रांकोइज मार्टिन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कलकत्ता को किसने फॉर्म किया था? जॉब चरनॉक, ठीक। यहाँ पे फ्रांकोइज मार्टिन याद रखना है, पौंडीचेरी 1673 में इन्होंने फॉर्म किया था। एक ध्यान में देंगे कि पौंडीचेरी जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट से मेंटेन होता बनता है, मतलब यहाँ पे अगर हम तमिलनाडु देख लें और ये यहाँ पे केरला है और यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा यानम, तमिलनाडु में आपको दिखेगा एक प्लेस दिखेगा आपको कराईकल, और यहीं पर ही आपको पुडुचेरी दिखेगा, और केरला में दिखेगा माही। तो 4 डिस्ट्रिक्ट से बनकर पुडुचेरी बनता है, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट से बनकर पुडुचेरी कंप्लीट जो है बनता है टेरिटरी। आज भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, ठीक है। अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया वर चंद्रनगर, माहे, कराईकल, ठीक है। फ्रैंकोइस मार्टिन जो है, जैसे बात किया फ्रैंकोइस मार्टिन ने पुडुचेरी को डिस्कवर किया था, फाउंड किया था। फ्रैंकोइस मार्टिन वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वॉज पुडुचेरी ओनली। इसके बाद हम देखते हैं डेन्स मतलब जो डेनमार्क से आए थे, ठीक है। डेनमार्क ऑल्सो एस्टेब्लिश ट्रेड इन इंडिया, देयर सेटलमेंट एट त्रांकेबार में था, 1620 में इन्होंने अपना सेटलमेंट जो है बनाया। अनदर इंपॉर्टेंट डेनिश सेटलमेंट इन इंडिया वॉज एट सेरमपुर, बंगाल में जो है सेरमपुर में दूसरा सेटलमेंट इन्होंने बनाया। सेरमपुर वॉज द हेडक्वार्टर इन इंडिया, ठीक है। डेनिश की जो हेडक्वार्टर थी वो भारत में सेरमपुर ही थी। दे फेल्ड टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन इंडिया, और वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत नहीं कर सके, ठीक है। और उसके बाद सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट इन इंडिया टू द ब्रिटिश, को सारी सेटलमेंट सोल्ड करके 1845 में वो चले गए। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी अब देखते हैं। देखो एक राइवलरी हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर कौन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही है, वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। वहाँ पर कौन रूलर बनेगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, उसके रिगार्डिंग जो है एक उससे रिलेटेड वॉर हो रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जहाँ फ्रेंच और ब्रिटेन थे वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द इंग्लिश एंड फ्रेंच वर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि इंग्लिश, ब्रिटेन और फ्रेंच दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन जो है सुप्रीमेसी इंडिया में बनाएगा अपनी, ठीक है। बोथ ऑफ देम यूज पॉलिटिकल टर्मोइल प्रिवेलेंट इन इंडिया। उस समय पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल एक इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते थे ये लोग, और ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि 16-17 सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, उसका जो एडवांटेज ब्रिटेन और फ्रांस लेना चाह रहे थे अपनी तरफ, ठीक है। और इंटरनल पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर कर रहे थे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया वॉज मैनिफेस्ट इन द कर्नाटिक रीजन एंड इन बंगाल, ठीक। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कर्नाटिक जो रीजन है तमिलनाडु, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम देखते हैं डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी भी डिस्कस किया कि औरंगजेब 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, ठीक। और उसके डिक्लाइन होते ही ब्रिटिश और फ्रेंच जो है डोमिनेट करने लगते हैं इंडिया में।
तो डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ डेक्कन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डेक्कन में निज़ाम उल मुल्क होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक। और कार्नेटिक रीजन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ निज़ाम्स डोमिनियन, ठीक है। कार्नेटिक रीजन जो है ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ निज़ाम का जो डोमिनियन है या डोमिनियन जो एरिया है उस रीजन में कार्नेटिक रीजन भी आ रहा था। कार्नेटिक रीजन अगर हम बात करें तो ये आपका कार्नेटिक रीजन अगर देखें इस रीजन में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कार्नेटिक रीजन है, तो कार्नेटिक रीजन निज़ाम के एरिया में भी आ रहा था और यहीं पर ही इसी रीजन में फ्रेंच एंड ब्रिटेन क्या कर रहे थे, वॉर कर रहे थे। 3 कार्नेटिक वॉर होते हैं, ठीक है। द रूलर ऑफ कार्नेटिक एक्सेप्टेड द सुजनिटी ऑफ निज़ाम। कार्नेटिक का जो रूलर था, रूलर ऑफ कार्नेटिक, निज़ाम की सुप्रीमेसी को, डोमिनियन को उसने एक्सेप्ट किया। 1740 को ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जैसे मैंने बोला कि ऑस्ट्रिया में कौन सक्सेसर या रूलर होगा, 1740 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ब्रोक आउट इन यूरोप। इन दैट वॉर इंग्लैंड एंड फ्रांस वर इन अपोजिट कैंप्स, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस क्या होते हैं, दोनों अपोजिट जो है अपोजिट में होते हैं, ठीक है। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया ऑल्सो। अब इंडिया में भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, तो यहाँ पर भी वो लड़ाई कर रहे थे। मतलब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच और ब्रिटेन जहाँ जहाँ थे वहाँ लड़ाई कर रहे थे, तो इंडिया में भी लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में। फ्रेंच गवर्नर ऑफ पोंडिचेरी उस समय थे डुप्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा एक लाइक एबल रूलर था ये। अटैक उसने ओपनली अटैक करी, इंग्लिश को अटैक किया इन 1746 एंड दस बिगैन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो ओपनली अटैक किया 1746 में और पहला कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो गया। इंग्लिश सॉट हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ कार्नेटिक। इंग्लिश ने हेल्प मांगी किससे, नवाब ऑफ कार्नेटिक। उस समय जो कार्नेटिक में नवाब थे उनसे हेल्प मांगी उस समय, और वो नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है। बट फ्रेंच कंक्लूडेड ए ट्रीटी विद हिज राइवल चांदा साहिब, ठीक है। फ्रेंच ने क्या किया था, ऑलरेडी एक ट्रीटी कर लिया था उसी समय चांदा साहिब से, ठीक है। चांदा साहिब से उन्होंने ट्रीटी की थी फ्रेंच ने, और इंग्लिश ने किसके साथ कर लिया, अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक। तो इंग्लिश आर्मी क्रश्ड अ डिफीट ऑन द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ अदयार, ठीक। इंग्लिश आर्मी क्रश्ड अ डिफीट, इंग्लिश आर्मी हार जाती है बैटल ऑफ अदयार में नियर मद्रास। इन मीन टाइम ट्रीटी ऑफ, पहली कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्स-शैप्ल से वॉज कंक्लूडेड, ठीक है। पहली कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी होती है, एक्स-शैप्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली ट्रीटी है ये एक्स-शैप्ल, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में होता है 1748 में, टू एंड द ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। दस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर केम टू एन एंड, ठीक। तो ये पहला जो है कार्नेटिक वॉर एंड होता है एक्स-शैप्ल ट्रीटी से। अब देखते हैं, बट द इंग्लिश फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश फ्रेंच कंटिन्यू टू टेक अपोजिट साइड्स इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपोजिट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इंग्लिश और फ्रेंच। दिस हैज रिजल्टेड इन सेकंड कार्नेटिक वॉर भी स्टार्ट हो जाता है 1749 से 54 के बीच में। ड्यूप्लिक्स सपोर्ट करता है कॉज ऑफ मुजफ्फर जंग। यहाँ पर अब देखते हैं एक नया एक यहाँ पर बनता है पूरा पैटर्न कि ड्यूप्लिक्स सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग के कॉज को, ठीक है। हु वांटेड टू बिकम निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो मुजफ्फर जंग क्या बनना चाह रहे थे, मुजफ्फर जंग बनना चाह रहे थे निज़ाम ऑफ HYD हैदराबाद, ठीक। और इसके बाद चांदा साहिब निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एंड चांदा साहिब एन एस्पिरेंट फॉर द थ्रोन ऑफ एरकोट। और थ्रोन ऑफ एरकोट जो रीजन था वहाँ पर चांदा साहिब बनना चाह रहे थे रूलर। ट्रूप्स ऑफ दीज 3 डिफीटेड अनवरुद्दीन, ठीक है। द ट्रूप्स ऑफ दीज 3 डिफीटेड अनवरुद्दीन हु वाज विद द ब्रिटिश इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड किल्ड हिम इन द बैटल ऑफ आम्बोर इन 1749, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि डुप्लिक्स सपोर्टेड द कॉज ऑफ मुजफ्फर जंग हु वांटेड टू बिकम निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और चांदा साहिब एंड एस्पिरेंट टू द थ्रोन ऑफ एरकोट। तीनों को जो है लाइक द ट्रूप्स ऑफ दीज 3 डिफीटेड अनवरुद्दीन हार जाते हैं, ठीक। अनवरुद्दीन जो है हार जाते हैं, हु वाज विद द ब्रिटिश इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक। अनवरुद्दीन क्या होते हैं, ब्रिटिश की तरफ रहते हैं। तो ये जो है फ्रेंच क्या होता है, डुप्लिक्स हरा देता है अनवरुद्दीन को, ठीक है। और एंड किल्ड हिम इन द बैटल ऑफ आम्बर में 1749 में अनवरुद्दीन की मौत हो जाती है। आफ्टर दिस विक्ट्री मुजफ्फर जंग बिकेम द निज़ाम एंड चांदा साहिब द नवाब ऑफ एरकोट, ठीक। तो हमने जैसे देखा कि मुजफ्फर जंग नवाब बनना था हैदराबाद में और चांदा साहिब को बनना था एरकोट, ठीक है, एरकोट का नवाब। तो दोनों को जो है दोनों अपना नवाब भी बन जाते हैं एरकोट में चांदा साहिब, और मुजफ्फर जंग बन जाते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच डुप्लेक्स, ठीक है। क्योंकि डुप्लेक्स क्या होता है, अनवरुद्दीन को हरा देता है, ठीक। अगर यहाँ पे सिंपल हम देखें तो ध्यान देंगे कि एक तरफ फ्रेंच है, एक तरफ है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश की तरफ अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन, और इस तरफ है फ्रेंच की तरफ है चांदा साहिब, और चांदा साहिब हो गए, और यहाँ पर एक और थे मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये दो, चांदा साहिब बनना था नवाब ऑफ एरकोट, मुजफ्फर जंग को बनना था नवाब ऑफ
हैदराबाद, ठीक है, HYD। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश जो डुप्लेक्स काफ़ी पावरफुल जो रूलर होता है फ्रेंच का, और वो क्या करता है, इनको हरा देता है फर्स्ट कैनेटिक वॉर में, और फर्स्ट कैनेटिक वॉर में अनवरुद्दीन हार जाता है और लाइक बाद में उसकी मौत भी हो जाती है, ठीक। तो चांदा साहिब जो है नवाब बन जाते हैं एरकॉट के, और मुजफ्फर जंग बन जाते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद। तो इतना हमने देखा। मोहम्मद अली ये सन है ऑफ अनवरुद्दीन, ठीक है, एस्केप टू तिरचापल्ली, ठीक। तो अनवरुद्दीन जैसे उसकी मौत हो जाती है और उनका एक लड़का होता है मोहम्मद अली, वो तिरचापल्ली भाग जाता है। द इंग्लिश सेंड ट्रूप्स इन सपोर्ट ऑफ हिम, और इंग्लिश भी इनको बचाने के लिए अब मोहम्मद अली को, क्योंकि अनवरुद्दीन इंग्लिश की तरफ ही थे। अनवरुद्दीन के मरने के बाद मोहम्मद अली तिरचापल्ली भाग जाता है और इंग्लिश अपनी ट्रूप्स भेजते हैं तिरचापल्ली में ताकि मोहम्मद अली की जान बच सके। इन द मीन टाइम ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आरकॉट। अब आरकॉट किसके हाथ में था, चांदा साहिब के। अब क्या होता है कि ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल और ब्रेव एक लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने कैप्चर कर लिया आरकॉट को। ही ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड अ सीवियर डिफीट ऑन द फ्रेंच एट कावेरी पक्कम, ठीक है। और उसके बाद सीवियर डिफीट ऑन द फ्रेंच, ये देखा जाता है कि ही ऑल्सो इन्फ्लिक्ट। रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है कि सीवियर डिफीट, फ्रेंच की डिफीट होती है कावेरी पक्कम में। चांदा साहिब वॉज कैप्चर्ड, ठीक है। चांदा साहिब जो आरकॉट के नवाब होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है और बी हेडेड इन तंजौर में उनको मार दिया जाता है। मीन वाइल डुप्लेक्स वॉज रिप्लेस बाई गोदेहू, और डिप्लेक्स को भी वापस बुला लेती है फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, और गोदेहू को भेजा जाता है, ठीक है, एज द फ्रेंच गवर्नर। द वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754, ठीक। और सेकेंड वॉर जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म होता है। फर्स्ट किससे खत्म हुआ था, एक्स-ला-चैपल, और सेकेंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर 1756 to 1763 इन यूरोप लेड टू द थर्ड कैनेटिक वॉर। अब 7 year वॉर चल जाता है 1756 1763, और इसी में जो है थर्ड कैनेटिक वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। अब की बात देखते हैं। काउंट डी लैली वॉज अ कमांडर ऑफ द फ्रेंच ट्रूप, ठीक है। काउंट डी लैली क्या होते हैं, ये कमांडर होते हैं फ्रेंच की तरफ से, ठीक है। और आयर कूट जो है ब्रिटिश जनरल होते हैं, वो हरा देते हैं काउंट डी लैली को वॉन्डी वॉश में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ठीक है। 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ठीक है, 1760 में। इसमें क्या होता है कि जो ये होते हैं आपके फ्रेंच जो है हार जाते हैं, ब्रिटिश हरा देते हैं 1760 को। इन द नेक्स्ट ईयर पौंडीचेरी वॉज कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश ट्रूप। पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिश क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है पौंडीचेरी, ठीक है। द 7 years वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो 3 ट्रीटीज हमने देखी, ठीक है। फर्स्ट जो है कर्नेटिक वॉर में हुई थी आपकी एक्सला ट्रीटी, और सेकंड में हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड में हुआ है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसको आपको याद रखना है तीनों ट्रीटी, ठीक है। 1760 वाला डेट याद रखना है कि इस समय हुआ था आपका बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस, ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस। थर्ड कैनेटिक वॉर ऑल्सो एंडेड, द फ्रेंच एग्रीड टू कन्फाइन इट्स एक्टिविटी। अब फ्रेंच ने कहा कि हम पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम में ही रहेंगे, ठीक है, उतने ही एरिया में रहेंगे बस। अभी हमने बात किया था, चारों डिस्ट्रिक्ट देखे थे। दस द एंग्लो फ्रेंच राइवली जो है केम टू क्लोज विद द ब्रिटिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर, ठीक। तो एंग्लो जो फ्रेंच राइवली वो खत्म हो जाती है। कॉजेज ऑफ अगर फ्रेंच फेलियर देखें तो कमर्शियल एंड नेवल सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश जो थी वो कमर्शियल बॉडी थी, प्राइवेट जो है बॉडी थी, और नेवी काफ़ी सुपीरियर थी। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच जो कंपनी थी वो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था फ्रेंच गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से ज़्यादा मतलब फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज था हारने का। फ्रेंच हैड सपोर्ट ओनली इन द डेक्कन, मतलब साउथ में ही फ्रेंच को सपोर्ट मिल रहा था, बट इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन बंगाल ऑल्सो, ठीक है। इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंग्लिश के, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फ्रेंच के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट था सिर्फ पौंडीचेरी में ही। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द फ्रेंच जनरल्स, जो फ्रेंच जनरल्स है उनके बीच में ही ओपिनियंस काफ़ी डिफरेंसेस थे। इंग्लैंड की विक्ट्री इन द यूरोपियन वॉर्स डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, ठीक है। तो इंग्लैंड की विक्ट्री, यूरोपियन वॉर्स में इंग्लैंड जीत रही थी और उसने ही डिसाइड किया था कि क्या डेस्टिनी होगी फ्रेंच की इन इंडिया में, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल रिमेन्ड वन ऑफ द फर्टाइल एंड वेल्दीएस्ट रीजन इन इंडिया, ठीक। काफ़ी फर्टाइल और वेल्दी रीजन था बंगाल इंडिया में। जब बंगाल में जब इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया तो प्रूव टू बी द बेसिस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। तो बंगाल को कैप्चर करना मतलब कि पूरी तरीके से इंडिया का मेन लैंड आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड इन 23 जून 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी में
सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में होता है, और यहाँ पर सिराजुद्दौला हार जाते हैं क्योंकि इनके कॉन्स्पिरेसी होती है इनके अगेंस्ट, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव कमांडर होते हैं, ब्रिटिश टुक इमर्ज विक्टोरियस बाय डिफीटिंग द नवाब्स आर्मी, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 बैटल ऑफ प्लासी में होते हैं, और वो इनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ईजी इंग्लिश विक्ट्री वॉज ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ मीर जफर द कमांडर ऑफ नवाब्स आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर मीर जफर जो होते हैं वो ट्रेचरी मतलब धोखा देते हैं, तो इसकी वजह से इंग्लिश क्या होते हैं, जीत जाती है, ठीक। हाउएवर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिश की विक्ट्री है, मार्क द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, या आपको बोला जाए तो इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है कि ब्रिटिश का ब्रिटिश ने इंडिया में हाथ अपना एक कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, वो है बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। इंग्लिश वंस अगेन डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब अवध जो कि होते हैं आपके सूजा-उद-दौला, ठीक है, नवाब अवध। मुगल एम्परर होते हैं आपके शाह आलम सेकंड, एंड द नवाब ऑफ बंगाल उस समय होते हैं मीर कासिम, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर में तीनों जो है रूलर कंबाइंड जो है लड़ते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, पर हार जाते हैं, और ब्रिटिश की तरफ से होते हैं आपके मुनरो, ठीक है। इन 1765 इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन द सेम ईयर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है 1765 में, और इस समय ट्रीटी में कंक्लूड किया जाता है कि मुगल एम्परर जो है ग्रांट द दीवानी राइट्स ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिया जाता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, ठीक है। दस ब्रिटिश पावर इन इंडिया वॉज थॉरली स्टैब्लिश, और इसके साथ ही ब्रिटिश जो एम्पायर है पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाती है इंडिया के अंदर। तो ये रहा आपका यूरोपियंस का कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया शॉर्ट में। और भी लेक्चर आगे हम देखते रहेंगे। थैंक यू।